क्यों रुक्मी? तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं दीप भाई साहब की पद्मा भाभी से तलाक लेने में मदद करूं? क्योंकि ठाकुर साहब ये एक निर्दोष बिंदनी के जीवन का सवाल है। मतलब क्या है इस बात का रुक्मी? ठाकुर साहब, आपको पद्मा जीजी के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो सब झूठ है। पद्मा जीजी ऐसी बिल्कुल भी ना है। अरे वो तो घड़ी अच्छी इंसान है। उन पर लांछन लगाया जा रहा है ठाकुर साहब। दोष उनका ना है, दोष दीप भाई साहब का है। यानी तुमने मुझसे जो वादा किया था वो तुम भूल गए? आपने भी तुम्हारे से कहा ना ठाकुर साहब कि आपको हमारे पर विश्वास है। तो अब तुम उस विश्वास का गलत फायदा उठाना चाहती हो? फायदा तो दीप भाई साहब उठा रहे हैं ठाकुर साहब। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। सुनी सुनाई बातों से गलतफहमी हो सके है ठाकुर साहब, और मैंने अपनी आंखों से देखे हुए। एक बार दीप भाई साहब ने पद्मा जीजी को घड़ा पीटा था और उन्हें कमरे में बंद कर दिया था ताकि घर में किसी को भी पता न चले। वो तो जब रसाल पद्मा जीजी वास्ते खाना लेकर गई तब उसने देखा और आपको भी आकर बताया था ठाकुर साहब। आपको अभी याद ना है, पर आपने दीप भाई साहब को सबके सामने डांटा था। मुझे आपको भारी बात पर विश्वास ना हो तो आप रसाल से भी पूछ सकते हो। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मैं बताऊं कि मैंने पद्मा को क्यों मारा। अच्छा, मैंने पद्मा पे हाथ उठाया था और इस जुल्म के लिए मैं अपने आप को आज तक माफ ना कर पा रहा हूं, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा चारा भी न था। पद्मा ने काम में कुछ ऐसा किया था, हवेली की इज्जत बचाने के लिए हर कोई कदम उठाना पड़ा। यो झूठ है। पद्मा जीजी ने कभी ऐसा कुछ ना किया है जिससे इस हवेली या इस परिवार के नाम पर आंच आवे। आपने उन्हें इस वास्ते पीटा था क्योंकि उन्होंने आपसे छुपकर डॉक्टर को फोन किया था। वो मां बनना चाहती थी और आप न जाने घर में सबको क्या क्या झूठ बोल रखा उसने, न जाने और कितने लालचन झेलने पड़ेंगे हमारे को। पद्मा ने रुक्मी और रसाल को झूठ बोला था और मैंने भी इस झूठ को सच रहने दिया, क्योंकि असली सच इतना शर्मनाक है कि बोलिए ना भाई साहब, आप चुप क्यों गए? छोटे, मैं अपने मुंह से अपनी बींदनी की हरकतों के बारे में क्या कहूं, लेकिन सही बात यह है कि पद्मा को शराब की लत ने जकड़ लिया था। उसे ना दिन का होश था और ना ही रात का, और ये तो रुक्मी खुद जानती थी। बोलो ना, थारी को तो पता था ना कि उसे शराब की लत लग गई थी। देख, बोल दे, मारे को पता है कि तू रणवीर के सामने झूठ ना बोलेगी। बोल ना। हाँ, पद्मा जीजी शराब पीती थी, पर वो अपनी ये आदत जी जान से छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी ठाकुर साहब। पर क्या वो सफल हुई? क्योंकि अगर इंसान एक बार शराबी हो जावे ना, वो चाहकर भी उसका पीछा ना छोड़े। पद्मा को पता था कि वो शराबी बन चुकी, इसलिए हवेली में अपनी शाख बनाए रखने के लिए उसने हमारे को धमकाना शुरू कर दिया, और मैं भी चुपचाप उसकी बात मानता रहा, क्योंकि उसने हमारे को धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो शराब के नशे में वो गांव वालों के सामने जावेगी और हम सब ने बदनाम कर देवेगी, हवेली की इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। मैं क्या करता, उस दिन भी उसने जिद पकड़ रखी थी। अरे मारे लाख मना करने के बावजूद वो नशे की हालत में दरवाजा खोलकर बाहर जा रही थी। मैंने मना की, समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उसने हमारी एक बात ना मानी। मजबूरन मारे को उस पर हाथ उठाना पड़ा। मजबूरन। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? संभालिए अपने आप को। जब से पद्मा गई,
मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हूं, अपने दर्द अपने परेशानी छुपाने की कोशिश कर रही हो तुम, लेकिन थारी बींदनी ने फिर से उन जख्मों को हरा कर दियो। मैं अब उन जख्मों को ना भूल पाऊंगा। मारे को माफ कर दे छोटे। अरे भाई साहब, माफ कर दे। आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं भाई साहब? हमारी वजह से थारे और थारी बींदनी के बीच में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं छोटे। तू और पापा सजा के पद्मा ने वापस ले आओ। मैं सह लूंगा, मैं नर्क में जी लूंगा, किसी से कुछ ना कहूंगा, बर्दाश्त कर लूंगा छोटे। वैसे भी उसकी गैर हाजिरी में सारा दोस्त तो हमारे पे ही आ रहा है। भाई साहब सुनिए तो, भाई साहब। कितना पाखंडी इंसान है, ढोंगी। पद्मा जीजी की शराब की लत को हथियार बनाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ठाकुर साहब, इनकी एक भी बात पर विश्वास मत कीजिएगा। तो क्या करूं? तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? और तुमने क्या किया मेरे विश्वास के साथ? पद्मा भाभी साहब की शराब की लत जैसी बुरी बात तुमने मुझसे छुपाई है, वो भी जानबूझकर। ठाकुर साहब, मैं जानबूझकर ऐसा काहे करूंगी? क्योंकि तुम नहीं चाहती कि दीप भाई साहब इस दुख के दलदल से बाहर निकले। लेकिन अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा रुक्मी। ये दीप भाई साहब की जिंदगी का सवाल है, और ऐसी शराबी औरत के साथ मैं उनकी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं दीप भाई साहब और पद्मा भाभी साहब का तलाक करवा के रहूंगा। एक बार हवेली की जायदाद हमारे हाथ लग जाए, उसके बाद उस रुक्मी का गला अपने हाथों से दबा दूंगा। हर बार हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करे वो। रुक्मी का मुंह तो बंद करना ही पड़ेगा, पर इस वक्त तुम्हारे को ये चिंता है कि थारी बातें सुनने के बाद रणबीर क्या सोच रहा होगा। वो थारे साथ खड़ा रहेगा या थारे खिलाफ? रणवीर आ रही हो तार से बात करने के लिए। तो फिर हमारे सवालों का जवाब मिल ही जाएगा। तो बस अपना नाटक जमा के करना। भाई साहब, हमारे को माफ करते छोटे। हमारे कारण थारे और थारे बींदनी के बीच क्या कह रहे हैं भाई साहब? माफी तो मैं आपसे मांगने आया हूं, अपनी और रुक्मी की तरफ से। क्या फायदा है बेटा, तू अभी माफी मांगेगा और अगले ही पल थारी बींदनी आके दीप के खिलाफ जहर उगल देगी। ऐसे भी दीप खड़ो परेशान है। ताई साहब, इसलिए तो मैं भाई साहब को बताने आया हूं। भाई साहब, अब मैं आपके साथ हूं, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई भी, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपकी खुशी है। तुम दोनों राम लक्ष्मण की चोरी को कभी नजर ना रखे। भाई साहब, चलिए हम तायसे से चलकर बात करते हैं। आइए। छोटे, मैं थारे प्यार की कदर करूं, लेकिन हमारी गृहस्थी बचाने के लिए काहे अपनी गृहस्थी में आग लगा रही हो? तो ध्यान देना, हमारा तो नसीब ही खराब है। अब तक खराब होगा भाई साहब, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम चलकर तायसे से बात करेंगे। हमारा उनसे बात करना बहुत जरूरी है भाई साहब। चलिए मेरे साथ। दीप बेटा, रणबीर ठीक कह रहा है, जा इसके साथ। जी मौसम, चलो चलिए। अरे रणवीर, चल चले। ताई साहब, एक मिनट। मैं चाहता हूं कि पद्मा भाभी साहब के घर जाने से पहले एक बार आप हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। क्या बात है? ताई साहब, जब दीप भाई साहब, पद्मा भाभी साहब, उनके घर वाले सब यही चाहते हैं कि तलाक हो जाए, तो फिर हमें उनके घर जाने की जरूरत नहीं है। हम क्यों रोकें इस तलाक को? अगर तूने भी अपना मन बदल दिया है तो इधर ही रुक। मैं अकेले ही जाऊंगा पद्मा के घर, क्योंकि मारे घर की बींदनी खुद तलाक की बात करके मारे और मारे खानदान की पगड़ी उछाले, ये मारे को मंजूर ना है। पर पद्मा भाभी साहब की गलती की सजा दीप भाई साहब क्यों भुगते? तो तू क्या चाहे कि मैं जीवन भर इस अपमान की सिल अपने कालजे पर रखकर जीऊं
और अपनी बेटी की खुशी के वास्ते कुछ न करूं? यह भी तो हो सकता है तायसा कि जैसे आप अपने बेटे की खुशी समझ रहे हैं, वो इनके जीवन का सबसे बड़ा दुख हो। हमारे समाज में रिश्ते यूं तोड़े नहीं जाते रणवीर। दुख हो या सुख, उससे निजात पाने के लिए रिश्ता तोड़ा न जा सके है। जीवन भर की जिम्मेदारी समझकर उसे निभाया जावे है। तो क्या आप ये चाहेंगे कि आपका बेटा एक शराबी के साथ अपनी पूरी जिंदगी घुट घुट कर बिताए? के? खुद भी परेशान रहे और अपने आसपास सभी लोगों को परेशान रखे, जीते जी मरता रहे, ये चाहेंगे आप ऐसा? यो के कहे है तू रणवीर? ऐसा दीप भाईसा ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा कि पद्मा भाभी से शादी करके इन्हें क्या क्या सहना पड़ा है, और आज भी अपनी बींदनी और अपने खानदान की इज्जत रखने के लिए ये किसी को कुछ नहीं बता रहे थे। चुप थे, मैंने मजबूर किया इन्हें। तब जाकर मुझे पता लगा कि पद्मा भाभी साहब को शराब की लत लग गई है। पहले ताया सा, अब पन्ना सा, दोनों ने दूसरी शादी कर ली और अब थारे जेठ सा भी अपना अधिकार जताने लगेंगे। मुझे माफ कर दो पद्मा जी, पर अन्याय होते हुए देखकर भी मैं आपके वास्ते कुछ न कर पा रही हूँ। कुछ हमारी बात न मानेंगे और उनके सिवाय मैं किसी और पर भरोसा ना कर सकूं, किसी और से न्याय की उम्मीद ना कर सकूं। आपने मन्ने और रसाल को सहारा दिया, न्याय के खिलाफ हमारा साथ दिया, पर मैं आपके वास्ते कुछ ना कर पा रही हूँ। इतना सब कुछ हो गया, तूने किसी को कुछ न बताया? पापा साहब, हमारी बात कौन मानता? वैसे भी सबकी नजरों में तो मैं बुरा हूं, वो जो भी हुआ उसका भी इल्जाम हमारे सर पे थोप दिया जाता। मैं ये सब नहीं बताने वाला था, लेकिन हालात ने मुझे ऐसे रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया कि मुझे पद्मा की सच्चाई बतानी पड़ रही है। पापा साहब, आपको याद है जब और इसी शराब की लत ने पद्मा को बांझ बना दिया। डॉक्टर ने हमारे को बताया था, इस वास्ते मैं नहीं चाहता था कि पद्मा किसी डॉक्टर के पास जाए और हमारे खानदान का नाम बदनाम हो। चंचल, तू जानती थी सब? पता था तारे को कि पद्मा शराब पे? जब भी मैं अचानक पद्मा के रूम में जाती थी तो वो अपना ग्लास छुपा देती थी, पर बोलते वक्त तो पता चल ही जाता था। तो फिर तूने बताया काहे ना? दीप के कारण। इसने हमारे से मना किया तो कहो कि वैसे ही हमारी वजह से पूरा परिवार परेशान है। पद्मा के अवगुण बताकर मैं आप लोगों को और परेशान ना करूं। ये बेचारा इतने दिनों तक सब कुछ एक लो से तो रहे,
भी उस पद्मा को लाने गए तो ना परिवार को सुख ना बच्चे को। ये बेचारों सब कुछ एकलो से तुरे सिर्फ इस परिवार की खातिर, इस हवेली की मान मर्यादा खातिर ये पद्मा को वापस लाने गए तो। पापा साहब, आपको परेशान होने की जरूरत ना है। आप जो हुक्म देंगे मैं वही करूंगा। ना छोड़े, थारी खुशी, थारा जीवन का बलिदान देके सिर्फ रीति रिवाजों की खातिर इतना बड़ा बलिदान देने की कोई जरूरत ना है। दादी सर ठीक कह रही है ऐसा। अगर आप इस तलाक की इजाजत देंगे तो दीप भाई साहब की जिंदगी सवर जाएगी। एक बार फिर से वो अपने जीवन की शुरुआत कर पाएंगे। भंवर, दीप का दोबारा घर बसा के इस हवेली को वारिस भी मिल जावेगो। अगर आप सबकी यही मर्जी है तो अपने बेटे की भविष्य की खातिर मैं इस तलाक के लिए अपनी रजामंदी देऊं। समझ में नहीं आ रहा छोटे कि मैं थारा धन्यवाद कैसे करूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई साहब? छोटे, वापस ऐसे ये बात कोई और कह ना पाता और मैं तो अपने मुंह से बोल ही ना पाता उनके सामने। और ये भी हो, आज भी पद्मा हमारी बेंदनी है और उससे डिवोर्स लेने की बात हमारे को अंदर से तोड़ रही है। और छोटे, हम सब क्या कर सकते हैं? शायद भाग्य को यही मंजूर था। आपके दिल पर क्या बीत रही होगी भाई साहब, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। किसी अपने को जानबूझकर अपने से अलग करना, और वो भी उससे जिसे आप इतना प्यार करते हैं, अपने हाथों अपनी मौत का फरमान लिखने जैसा है। लेकिन अगर भाग्य को यही मंजूर है भाई साहब, तो ये समझ लीजिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि आपकी आने वाली जिंदगी आपको ज्यादा सुख दे। आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, मैं आपके साथ हूं, एक भाई बनकर, एक दोस्त बनकर। बड़ा बड़ा काम किया है ना आपने ठाकुर साहब। एक औरत को जो इस हवेली की बींदनी है, जो अपने पक्ष में कुछ कहने वास्ते अठे मौजूद भी ना है, ऐसी लाचार औरत का नाम मलिन करके जीत का एहसास हो रहा होगा ना आपको। जब से मैं इस हवेली में ब्याह कर आई थी, तब से लेकर अब तक बार बार इस हवेली की बींदनियों पर अत्याचार होते हुए देखे हुए मैंने, अन्याय होते हुए देखे हुए। गायत्री ताई से, रसाल, मैं और अब पद्मा जी, हर बींदनी को किसी ना किसी तरह इस हवेली के मर्दों का जुल्म सहना पड़े हुए। हम सब उस जुल्म की सजा भुगत रहे हैं ठाकुर साहब, जो हमने कभी किया ही ना है। ये क्या कह रही हो तुम? वो क्या गया तुम्हें रुक्मी? जिस दिन हमारे ऊपर इस हवेली में कोड़े बरसाए गए थे, उस दिन भी शायद उन्हें इतना दर्द ना हुआ था जितना कि आज हो रहे हुए। क्योंकि आज हमारे बीत ने जिस पर मैं इतना भरोसा करूं, जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करूं, जो हमारी नजर में सच्चाई और न्याय का प्रतीक रहे हुए, उसी ने आज हवेली के बाकी मर्दों की तरह इस हवेली की एक और बींदनी पर अन्याय किए हुए, उसका ब्याह दुड़वा कर उसका जीवन बर्बाद किया हुआ है।
तुम्हें मुझ पर यह इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है रुक्मिणी। मैंने कोई गलती नहीं की है। तो आपको भी पद्मा जीजी पर इल्जाम लगाने का कोई हक ना है ठाकुर साहब। उनकी भी कोई गलती ना है। मैंने पद्मा भाभीसा के साथ कोई अन्याय नहीं किया रुक्मिणी। उनका चाल चलन, उनके शराब की लत घर में किसी से छुपी नहीं है, और तुमने खुद भी तो माना है। मैंने सिर्फ पद्मा जीजी के पीने की आदत की बात मानी। उन पर लगाए गए बाकी सारे लांछन झूठे हैं ठाकुर साहब। और फिर शराबी होने से ये तो साबित ना हो जावे है ना कि वो इंसान बुरा है। पद्मा जीजी जैसी देवी पर ऐसा लांछन लगाना, छी। आज आप हाथ से प्रेम कर रहे हैं ठाकुर साहब, पर तब जब सबने म्हारे को एकला कर दिया था, तब रसाल के बाद सिर्फ पद्मा जीजी ही थी जिन्होंने हमारा साथ दिया था। आओ। तो इसलिए तुम्हें पद्मा भाभीसा से हमदर्दी है। अगर ऐसी बात है रुक्मी, तो फिर इस बात के लिए तो मुझे भी पद्मा भाभीसा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने तुम्हारा साथ तब दिया जब मैं भी रुक्मी बात समझने की कोशिश करूं। उनकी इस एक अच्छाई, एक उपकार के लिए हम उनकी बाकी सारी बुराइयों को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। और फिर तुम ये क्यों सोच रही हो कि गलती किसकी है, दोषी कौन है? सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे, और ये बात तो घर में सभी मानते हैं। तो क्या ये एक वजह काफी नहीं है तलाक की पैरवी करने के लिए? और उस पर भी पद्मा भाभीसा ने पहल की है। तलाक के कागजात उन्होंने भिजवाए हैं। इसका मतलब साफ है रुक्मी, पद्मा भाभीसा भी इस शादी से खुश नहीं थी, और वो इस बंधन से आजाद होना चाहती थी। होने तो होने आजाद रुक्मी। ऐसे रिश्ते में जिसमें घुटन हो, उसमें रहकर क्या फायदा? अब तुम उनकी फिक्र करना छोड़ दो रुक्मी। वो खुश ही होंगी। उनका खानदान बहुत नामचीन है, और अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो सबसे सलाह मशवरा करके पूछ कर ही किया होगा ना। वो सब उनके साथ होंगे, और तुम देखना उनके भाई बहुत जल्द उनकी दूसरी शादी करवा देंगे, एक ऐसी जगह जहां वो भी खुश हो। क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? तो फिर अपने होठों पर वो वाली हंसी लाओ ना, जैसे देखते ही मैं अपने होश को बैठा था। ये हुई ना बात। रुक्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। कचौड़ी बना दो ना। कचौड़ी? हाँ। पर उसमें तो घना समय लगेगा ठाकुर साहब। चलेगा, देर लगेगी तो भी चलेगा। मुझे कचौड़ी खाने का मन हो रहा है, प्लीज। ठीक है, अभी लाए। ये लीजिए आपकी कचौड़ी। घनी भूख लगी थी ना आपको? अरे नहीं नहीं, अब नहीं लग रही है। अरे पर ऐसा कैसे हो सके? गर्मा गर्म कचौड़ियां खाना शुरू करोगे ना तो भूख अपने आप लग जाएगी। ये लो। ये मैं बाद में खा लूंगा, पहले मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे ये योगी है ठाकुर साहब। ऐसे नहीं, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। काई? तो वो कितने सवाल पूछती हो? हाँ, मठ में तो एक भी सवाल नहीं पूछती थी, बस मैं बोलता था और मान जाती थी। आंखें बंद करो। वो क्या है ना, आओ, आजकल हम बातें कम करते हैं और बहस ज्यादा करते हैं, नहीं?
ऐसा लगता है जैसे हम दोनों के बीच में अब प्यार रहा ही नहीं है। जैसे अब हमें एक दूसरे को याद दिलाने की जरूरत है कि हम एक दूसरे के लिए क्या हैं। इसलिए मैंने सोचा मठ के उन दिनों की याद दिलाऊं जब हम एक दूसरे के सिवाय किसी और के बारे में सोचते ही नहीं थे। मैं चाहता हूं कि हमारे दिलों में वही प्यार, वही दीवानगी फिर एक बार शुरू हो। फिर हमारे दिलों में वो लौ रोशन हो जो हमारे जीवन में रोशनी लाई थी। अब आंखें खोलो। मैंने तुम्हारे लिए मठ की वही यादें फिर से ताजा करने की कोशिश की। प्रेम की भाषा मैं नहीं जानूं, मन से तुमको मैं पहचानूं। माटी मेरा रूप रंग है, फिर भी सच बहुत सुंदर लग रही हो तो, मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर। मेरा धासी बनी बावरी, सुध बुध सारी भूल चली। निस दिन तुमको मन से देखूं, साजन तुम सा और न कोई। केक करो ठाकुर साहब। बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल वैसी जैसे पहली बार लग रही थी। अरे ये क्या? मैं तो तुम्हें मठ की याद दिलाकर खुश करना चाहता था और तुम रो रही हो। मैं जानू हूँ ठाकुर साहब मैं सुंदर ना हूं, पर जब मैं खुद ने आपकी नजर से देखूं ना तो मैंने ऐसा लगे है जैसे मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी हूँ। वो तो तुम हो, समझे? आपने मैंने इतना प्रेम दिया है, हमारा रोम रोम आपके नाम से भर गया है ठाकुर साहब। अच्छा एक बात बताओ रुक्मिणी, मैंने तो हमारा प्यार उजागर करने के लिए तुम्हें मट के वो मीठे पल याद दिला दी। अब बदले में मुझे क्या मिलेगा? हाँ?
जो भी है आप रही तो है ठाकुर साहब। अच्छा, तो फिर साबित करो। मतलब? मतलब ये कि हाँ, योग के बचपना है ठाकुर साहब। अच्छा, अब ये बचपना हो गया? अभी तो तुम कह रही थी कि जो है आपरो है। ये गलत बात है। सिर्फ एक ही तो कह रहा हूं। अभी कुछ पता नहीं चला। एक इधर भी। ठाकुर साहब मैं नहीं। अरे सच बोल रहा हूँ बाबा। एक पता नहीं मोमल कब तुम्हें दिल से स्वीकार कर पाएगी। कितनी नफरत भरी थी उसकी आंखों में तुम्हारे लिए। मोमल शायद मैंने कभी ना कभी माफ कर दे, पर रसाल वो मैंने कभी माफ ना करेगी। जीवन भर इसी घृणा से देखेगी वो मैंने। कभी सोचियो भी ना थो मासा कि भाग्य हमारे को ऐसे दो राहे पर लाकर खड़ा कर देवगो कि अपने बेटे की खुशी और इस हवेली की परंपरा के बीच में से हमारे को एक को चुनना पड़ा गया। थारी जगह अगर थारे पापा सा होते तो वो भी यूं ही करते भंवर। जब थारे पापा सा ने थारे को इस हवेली के ठाकुर होने की जिम्मेदारी सौंपी थी तो वो समय अलग था। जब समय बदल जावे है तो समय के साथ साथ इंसान को बहुत कुछ बदल देना पड़े है। पता नहीं मासा, बार बार ऐसे लागे है कि हमारे से कोई गलती हो गई मासा। मैं ही अपने परिवार को संभाल ना पाया। उन्हें संस्कार देने में हमारे से कोई गलती हो गई। अपने आप को दोष ना दे भंवर। थारे संस्कारों में कोई खोट ना है भंवर। मासा, अब भाई साहब ने कैसे लाग रहे हुए? कैसो लागे को उसको अपनो फैसलो ही उसे बेचैन करे है। मासा, मारे को तो पद्मा के बारे में सोचकर अचरज हो रही है। बिन्नी पढ़ी लिखी जरूर है, पर आज तक हवेली के रीति रिवाजों के परे कभी नहीं गई। बल्कि दीप का बर्ताव चाहे कैसा भी रहा हो, पर उसने सबके सामने कभी उसका अपमान ना किया। पर आज बिंदनी ने तलाक का रास्ता अपनाने की क्या सोची? मारे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा मासा। जो जैसो दिखे है वैसो होवे ना है कमल। हम सब तो पद्मा के बांझपन को स्वीकार करके उसके वास्ते प्रार्थना करते रहे कि माताजी महाराज उसकी गोद भर दे। पर तब हम के ये जानते थे कि अपनी शराब पीने की लत के कारण उसने खुद ये बांझपन अपने भाग्य में लिखो है। हाँ मासा, और हम सब दीप ने दोषी ठहराते रहे कि वो अपनी बिन्नी ने प्रेम ना करे है। मासा,
जो भी होवे है ना वो अच्छों के लिए होवे है। अब कम से कम दीप अपनो नया जीवन तो शुरू कर सकेगा। इसलिए वास्ते तो भंवर मान्यो है और उसको मन अब भी खट्टो है। आज बड़े दिनों बाद ऐसा दिन आया है कि हम तीनों ने मिलकर कोई कांड कियो है और वो भी बिना किसी रुकावट के अपने अंजाम तक पहुंच गयो। हाँ, और हमारे को उस मनुष्य पद्मा से भी छुटकारा मिलने वाला है। एक इंसान से डर था, आपके महान बीन ठाकुर भंवर सिंह से। पर जीजी वो इतनी आसानी से हमारे चंगुल में फंस जाएंगे, यो देख के मने लागे जीजी कि अब तो ठाकुर सा की उम्र होने लगी है। अपनी जुबान पर काबू कर सुमीर। थारे को मालूम है ना तू किसके बारे में बात कर रहा है? तू जहां बैठा है ये घर उनका है। जिस पैसे से तू अय्याशी करे है वो पैसे उन्हीं के हैं। जीजी आपके मन की बात मेरे समझ में भी नहीं आवे। यूं तो आप अपने बींद के साथ दिन रात झूठ बोलो, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ करो, और मैं कुछ बोल दूं उनके बारे में तो गुस्सा हो जाओ। मैं कुछ भी करूं वो हमारे बीन पर मैं थारे मुंह से के लिए अब शब्द बर्दाश्त ना करूंगी। सुमेर, हमारा भाई होने का नाजायज फायदा मत उठा सुमेर। अरे जीजी मैं तो मासा क्या कर रहा हो? अभी तो हमने जीत का गुड़ चखी और आप अभी से लड़ रहे हो। हम तीनों को आगे जाके साथ मिलकर बहुत काम करना है। पर उसके वास्ते मैं सुमेर की बदतमीजी बर्दाश्त ना करूंगी। जीजी मैं तो एक छोटी सी मजाक कर रहे हो तो। मामा साहब भी ऐसे मौके पर मजाक कर रहे हो। चल जान दो, चलो मासा से माफी मांगो। कोई जरूरत ना है हमारे को थारी माफी की। मासा क्या जिद कर रहे हो आप? जान दो ना, माफ कर दो मामा साहब। अब ऐसे मौके पे आपका मूड इस तरह खराब होगा तो हमारा जीत का मजा फीका पड़ जाएगा। मासा क्या क्या पापड़ ने बेले हम ये दिन देखने वास्ते। ये बात तो घनी चोखी की है भांजे तूने। क्यों जीजी? अभी जीत पूरी ना हुई है थी। जीत तो तब पूरी होगी जब थारो दूसरो ब्याह हो जाए तो इस घर को वारिस आ जाएगा। कमी आपके अंदर है। दरअसल आज तक जो आप अपनी वाइफ की प्रॉब्लम समझ रहे थे वो आपकी प्रॉब्लम है। मासा अभी पद्मा की चंगुल से निकला नहीं हो और आप हमारे गले में दूसरा फांसी का बंदा बांधने पे लगे हो। हमारे को खुली हवा में जीने दो थोड़ी देर। और वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि मैं दूसरा ब्याह ना करूंगा। दूसरो ब्याह ना करेगो तो क्या करेगो? संन्यास लेवेगो? पर मैं थारे को कौन सा कल ही मंडप में बैठने के लिए कह रही हूँ? मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं दूसरा ब्याह ना करूंगा तो ना करूंगा। आप दोनों से पहले से कहा था मैंने। ये तलाक के खेल में सिर्फ इसलिए साथ दे रहा हूं क्योंकि हमारे को उस मनुष्य पद्मा से छुटकारा चाहिए था। और तब भी मैंने कहा था कि मैं तलाक के बाद ब्याह ना करूंगा। और आप दोनों ने हमारी बात मानी भी थी। हमारा दिमाग मत खराब करो आप दोनों। और तू कर भी क्या सके? बात बात पे अपना दिमाग गर्म करे। इसीलिए तो वो रणबीर राजा बाबू बन के बैठा हुआ है। मैंने सोचा था कि कुछ ही दिनों में थारा दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा, पर थारे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। मासा आप हमारे को ताड़ना मत दो। ताना नहीं, सच्चाई है। और ब्याह ना करके तू क्या हासिल कर लेवे? जरा हमारे को भी तो सुना। दीप, थारे को इतनी सी बात समझ में ना आ रही है कि जे इस घर का वारिस ना हुआ तो थारे को इस सारी जायदाद पर तुलसी पत्तर चढ़ाने पड़ जाएगी। तब क्या करेगा? सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लेवेगा? हाँ, झोपड़ी बना के जंगल में रहेगा? इतने बुरे दिन नहीं आए दीप सिंह के। इस जायदाद पर हमारा हक है और वो हमारे से कोई न छीन सके, चाहे हमारा वारिस हो या ना हो। कौन सी मिट्टी का बना हुआ है तू दीप? थारे को बाप बनने की इच्छा ना हुए? आप में वीर दोष आप बच्चा पैदा करने में असक्षम है। या फिर कांड रचाते रचाते थारे अंदर की इंसानियत इतनी सूख गई है कि बाप बनने की इच्छा भी तू महसूस ना कर सक रहा है दीप? बस मसा, और एक शब्द नहीं। मैं आपके ताने सुनकर थक गया हूं। ये वारिस कितनी बार कहोगी आप? एक बार कह रहा हूं और आखिरी बार कह रहा हूं। तुम्हारे को वारिस ना चाहिए। मैं दूसरा ब्याह ना करने वाला हूं। दूसरा ब्याह ना करेगा तो क्या करेगा? एकला रहेगा? तुम्हारी जो मर्जी मैं करूंगा। थारी मर्जी ना चलेगी। मैं थारे लिए कल से लड़कियां देखना चालू करूंगी। थारे में हिम्मत हो तो हमारे को रोक के दिखा। मासा हमारी बात कान खोल कर सुन लो। अगर आपने हमारे खिलाफ जाकर हमारे दूसरे ब्याह करने की बात की ना तो मैं वापस आके सामने जाकर
आपका ये तलाक का कांड खोल दूंगा। फिर ना आप हमारे तलाक ना वारिस को देखने वास्ते इस हवेली में रह पाओगे, क्योंकि पापा सा आप जैसे जालसाज इंजनी को हवेली में रहने ना देंगे और तलाक भी दे देंगे। भांजे, क्यों तो हम तीनों के लिए खड्डा खोद रहा है? अरे हम तीनों उसमें गिर गए ना तो कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा। तो मामा साहब आप ही समझाओ मासा ने कि हमारे ब्याह के बारे में बात ना करें। जी हमारी ना। बात सुनो। हाँ, सुनूंगी मैं तारी बात। तुम्हारे को धमकी दे रहा है, जबकि तुम्हें और सुमेर ने मिलके क्या गलत काम किया है। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो? अगर वो जाग गया ना तो हम तीनों की भूत बन के गर्दन पकड़ लेगा। अरे तो क्या करूं मैं? इस बेशरम दीप की बात सुनी तूने? ये अपने मतलब वास्ते हमारे को धमकी दे रहा है। जी मारो भांजो आपकी बहुत इज्जत करे है। इज्जत करे? यो इज्जत करे है हमारी? अरे यो तो हमारे को थारे जीजो सा की नजर में दोषी बनाना चाहे। आज तक मैं दीप का साथ देती रही, किसके फायदे के लिए? अगर आज मैं इसके दूसरे ब्याह की बात कर रही हूँ तो इसमें किसको फायदा है? बोल सुमेर। अरे मामा साहब क्या बोलेंगे? मैं आपको बताता हूँ, आपको हमारे फायदे से ज्यादा अपनी फायदे की फिक्र है। अगर आप हमारा फायदा चाहो ना तो दोबारा भूल कर भी हमारे ब्याह की बात ना करना। अरे तू ब्याह ही ना करेगो तो वारिस का कैसे आवेगो? जी उसका इंतजाम हम कर लेंगे। क्या बात कर रहा है सुमेर? वारिस के रास्ते में पड़ी हुई जो इंतजाम कर लेवेगो? जी मैं तो ये बात यहीं खत्म करने के लिए बोल रहे हो। मौके की नजाकत को देखकर ये मुद्दों यहीं छोड़ दो, बाद में बात कर लेंगे। जी मेर मारी तो तकदीर ही खराब लगी। हमारी सवेली में पोजीशन कैसे बढ़ेगी? हमारा छोरा ब्याह ना करना चाहे, वारिस ना लाना चाहे, तुम्हारी पोजीशन और वर्स्ट हो जाएगी। जी मैं जानू हूं, पर ये बात की बात है। जी अभी तो आप दीप को ठंडा करो, उसको काम डाउन करो। जी इसके काम डाउन होने तक बठे रसाल वहां पड़ जाएगी, कमल ताती बन जाएगी और सारे घर वाले कमल के वंश को अपनी सर आंखों पे उठा लेंगे। ये सब देखने से पहले मैं मर जाना चाहूं। अरे जीजी क्यों ऐसी बात कर रहे हो? मरे आपके दुश्मन। भांजे अपनी मासा की बात मान ले, नहीं तो थारे पे मात्र हत्या का पाप लगेगा। टेक योर टाइम भांजे, पर अपनी मासा की बात मान ले। और आपकी बात मानकर मैं आत्महत्या कर लूं? अरे भांजे, मैं जीजी हत्या के पाप से बचने की बात कर रहा हूं और तू भांजे हत्या का पाप चढ़ा रहा है मेरे पे। भांजे टेक योर टाइम और अपनी मासा की बात मान कर ले। जीजी तब तक तो आप कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं लोगा ना? मामा साहब आप आपकी बातों में उलझाकर हमारे को फंसाने की कोशिश ना करो। अरे छोरे थारी मत मारी गई है कि ये सब कुछ हम थारे हित वास्ते कर रहे हैं, थारी भलाई वास्ते कर रहे हैं। मासा हमारे को अच्छी तरह मालूम है कि आप हमारी भलाई के बारे में कितनी सोच रहे हो। आप सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचो, क्योंकि आपको कमल काकी से कंपटीशन जो करना है, अगर वो दादी साहब बन गई ना तो आपकी गर्दन शर्म से झुक जाएगी। यही ना? आप ये कह भूल हो कि मैं इस घर का बड़ा छोरा हूं और हमारे पिता की संपत्ति में हमारा हक है और किसी का नहीं है। वो हमारे से कोई ना छीन सके, उस वास्ते हमारे को वारिस की जरूरत है। और हाँ मासा, अगर फिर भी आप अपने जिद पर अड़ी रहे ना, हमारे दूसरे ब्याह की बात की ना, मैं पापा सामने जाके बता दूंगा कि वारिस के लालच में आपने मारा और पद्मा का डिवोर्स की चाल चली थी। मामा साहब आप ही समझो अपनी जीजी ने। भाभी साहब, आप मेरे साथ भंडारे में चलिए। आज मेरा खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। आप प्लीज मेरे लिए बना दीजिए ना, और आपको खीर बनाता देखकर मैं भी सीख लूंगी। ठीक है, चलिए। अरे तो पहले कहती ना, आज तो महाराज ने भी खाने में खीर ही बनाई। और जहां तक हमारे को याद है,
मैं थारे को खीर बनाना पहले ही सिखा चुकी हूँ। अरे तूने 8 ही तो बनाई थी और घर वालों ने थारे हाथ की खीर खाकर तारीफ भी तो की थी। भूल गई क्या? हाँ, आपने सिखाया तो था, पर कौन सी चीज कब डालनी है ये भूल गई। पर मूमल, आज तो खीर पहले से ही बन चुकी है। अच्छा, मैं खीर बनाना फिर कभी सीख लूंगी। आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए ना, और मेरे वार्डरोब को अरेंज करने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। मूमल, ये हो क्या क्यों है थारे को? तू तो किसी ने अपनी अलमारी ने छुड़े भी ना देवे, और फिर कल ही तो मासा ने थारे कमरे को सलीके से ठीक किया है। तो तुम्हारे को क्यों बोल रही है? क्या बात है? क्या भाभी साहब, आप भी टिपिकल हाउसवाइफ की तरह सवाल करने लगती हैं। मैंने सोचा कि हर बार मैं ही आपके कमरे में चली आती हूँ, तो इस बार आप मेरे कमरे में आती। हम दोनों वहां बैठकर बातें करते। मूमल, तू जे उत्साह बोलने में दिखा रही है वो उत्साह थारे चेहरे पर ना दिखे। तू क्या छुपा रही है हमारे से? You're right, भाभी साहब। बनावटी बातों में उत्साह भरना बहुत मुश्किल होता है, पकड़ी जाती है। मैं बस आपको चीयर करना चाहती थी, आपको खुद के साथ काम में एंगेज रखना चाहती थी, ताकि आप अपने कमरे में अकेले बैठकर अपना दिल छोटा ना करें। क्यों मूमल? हमारे को दिल छोटा करने जैसे क्या बात देख ली तूने? वो रुक्मी जिस बेशर्मी के साथ मेरे भाई साहब के साथ रास लीला कर रही थी, उसे देखकर मुझे लगा कि आप हर्ट हुई हैं। मैं बस आपका ध्यान बटाना चाहती थी, कहीं आप। मूमल, तूने हमारे वास्ते इतना सोचो, उसकी खातिर मैं आभारी हूं थारे। पर मारो विश्वास कर मूमल, इस बात का हमारे पर कोई असर ना हुआ है और ना ही कभी होवेगा। हमारे वास्ते ऐसी स्थिति घनी पीछे छूट गई है, या फिर मैं ही आगे बढ़ गई हूं। मैंने भाग्य से समझौता कर लिया है मूमल। अब ऐसा दृश्य देखकर हमारे पर कोई असर ना होवे। अब हमारे को सिर्फ इतना पता है कि मैं इस हवेली की बींदड़ी हूं, इस हवेली के वारिस को जन्म देने वाली हूं। अपने बींद की बींदड़ी ना हो तो क्यों हमारे पर यह देखकर असर होने लगेगा कि रुक्मी जीजी थारे भाई साहब के साथ क्या कर रही थी? हमारे को जरा भी फर्क ना पड़े मूमल। हमारे साथ हमारा बच्चा है और आगे भी हमारे को अपने बच्चे के साथ ही खुश रहना होगा। मैंने ये स्वीकार कर ली है। अब थारे भाई साहब या रुक्मी जीजी की किसी भी बात से हमारे को हैरानी ना हो। भाभी साहब, मुझे लगा कि आप आज भी रणवीर भाई साहब को पाना चाहती हैं, इसलिए तो आपने विक्रम से शादी करने से मना कर दिया था। आप में अचानक ये बदलाव कैसे? कभी कभी हमारे को भी हैरानी होवे कि आखिर हमारे में बदलाव आ कैसे क्यों। मैं भी ना जानू मूमल, पर मैं थारे से फिर से कहूं कि जब से मैंने थारे भाई साहब वास्ते अपनो विचार बदले हुए, मैं घणो हल्को महसूस कर रही हूं। लागे है कि मैं किसी बोझ के तले दबी थी और अब आजाद पंछी बन गई हूं, जो कभी पिंजरे में कैद घुट रहा था। भाभी साहब, क्या आप हार मान गई हैं रुक्मी से? जीती भी तो ना हो। वैसे भी लड़ाई से प्रेम को ना जीता जा सके। सुना था कि प्रेम में हार कर भी जीत होवे, पर समझ ले कि मैंने अपना हथियार डाल दिया। चीची, आप तो जानो दीप आपको छोरो है। छोरा जो भी करे है अपनी माँ की आंचल की छांव में करे। सुमीर, तू दीप की तरफ से बोल रहा है?
अरे जीजी, आप मां हो दीप की और मैं मां। मैं तो आपकी तरफ से ही बोल रही हूँ जीजी। ऐसा कैसे हो सके जीजी कि हम दीप के खिलाफ बोल सके? सुमेर, तू अपनी उल्टी सीधी बातें सुना सुना कर हमारे को पट्टी मत पड़ा। ये सब कुछ तारी वजह से हुआ है। दीप की तरफदारी कर करके तूने उसे बिगाड़ा है। अरे कमाल है जीजी, अच्छे काम की कोई क्रेडिट मेरे को देती नहीं हो और बुरे काम का इल्जाम मेरे पे लगा देती हो। सच कहूं जीजी, आप हर काम जल्दी में करती हो। डिवोर्स की कार्यवाही पूरी हुई नहीं है और आप दीप के दूसरे ब्याह के साथ साथ उसके वारिस की डिमांड करने लगी हो। अरे तो कौन सी बड़ी बात मांग ली मैंने? दीप का पद्मा से पीछा छुड़ाने की यही तो एक शर्त थी ना। तू भी तो गवाह है उसका। हाँ जीजी जानू हूं, पर आप तो आपके बेटे को जानती हो जीजी, जो चीज उसे पसंद नहीं है वो कभी नहीं करता। आप तो बिदके हुए सांड को आईना दिखाने जैसी बात करो। क्या बकवास कर रहा है तू? चलो, आपने यह मिसाल पसंद नहीं है तो दूसरी मिसाल दे देता हूं। आप भी जीजी एक साथ सारे अंडे पाने के लिए मुर्गी की गर्दन मरोड़ने लगती हो। अरे पहले दीप को ब्याह के लिए कन्विंस करो, उसके बाद वारिस की डिमांड करो जीजी। जीजी, दीप को मैं रियलाइज करवाऊं, मैं कन्विंस करूंगा जीजी। फिर देखना खुद ब खुद दीप आपसे माफी मांगने के लिए आएगा। हमारे साथ हमारा बच्चा है और आगे भी हमारे को अपने बच्चे के साथ ही खुश रहना होगा। मूमल तो चिंता ना कर, अब थारे भाई साहब या रुक्मी जीजी की किसी भी बात से हमारे को हैरानी ना होवे। जब से मैंने थारे भाई साहब वास्ते अपनो विचार बदले हुआ है, मैं घणो हल्को महसूस कर रही हूँ। लगा है कि मैं किसी बोझ के तले दबी थी और अब आजाद पंछी बन गई हूँ जो कभी पिंजरे में कैद घुट रहा था। कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मगर कुछ ऐसी बात जरूर हुई है जो रसाल भाभी सा मुझसे छुपा रही है। प्रेगनेंसी की इस स्टेज पर भाभी सा का इस तरह बोलना, मुझे तो घबराहट हो रही है। उनके होने वाले बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है। क्यों वो कह रही है कि उन्होंने हार नहीं माना बल्कि लड़ाई ही छोड़ दी। पर मैं भी तो रणवीर भाई साहब की बहन हूं। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं बताऊंगी उन्हें कि कैसे रुक्मी रसाल भाभी साहब को मानसिक तनाव देने में उनका इस्तेमाल कर रही हैं। ठाकुर साहब छोड़ो ना हमारे को, देखो शाम हो चली है, हमारे को मंदिर में दियो भी जलाना है। छोड़िए। पत्नी का देवस्थल पति के पास होता है। तुम्हारा फर्ज है सुबह शाम दिन रात पति के साथ रहना, समझी? और उस साथ वास्ते भगवान जी महाराज से हर रोज कामना भी करनी पड़े ठाकुर साहब। अरे तुम्हारे पास ना बातों का भंडार है। अरे अब ये क्या कर रही हो? ये फूल मैंने अपनी देवी को चढ़ाए हैं। देवी, अपने देवता की बात मानो और इन्हें मत उतारो। ये हमारे मठ की निशानी है। रुक्मी। ठाकुर साहब ये आपका मठ ना है, हवेली है और हवेली की मर्यादा तो निभानी पड़ेगी ना। अब मैं इस तरह घर वालों के सामने जाऊंगी तो क्या जवाब दूंगी सबने? मैंने कहा ना तुम्हारे पास बातों का भंडार है। अरे काश कि हम मठ में होते, वहां तो मुझसे कोई तर्क नहीं करती थी, जो कहता था चुपचाप मान लिया करती थी। हाय क्या दिन थे। आप बताओ हमारे को, जब से मैं आपसे मिली हूँ मैंने आपकी कोई भी बात ना मानी हो? हाँ हाँ, मेरी याद ना होने का फायदा उठा लो तुम। अगर सच में मेरी बात मानती हो तो फिर साबित करके दिखाओ। आप हुक्म तो करो। एक काम करो, तुम पहले ये दिया जला के आ जाओ, फिर बैठकर हम प्लान बनाते हैं हनीमून पर जाने का। क्या बोलती हो? क्या? अरे और नहीं तो क्या, हम अब तक हनीमून पर नहीं गए भाई। तुम पूजा करके आ जाओ, फिर डिसाइड करते हैं कहाँ चलना है।
अब यो भी आप खुद ही सोचकर मरने बता दो, वरना आप कहोगे कि मैं अपनी बात न मानूं। और हाँ, आप भी अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर नीचे आ जाइए, ताकि सबके साथ बैठकर नाश्ता कर सको। आ रहा हूं, आ रहा हूं। संभल के रसा। तुम्हारे को दिखाने वास्ते आई हूँ, उससे क्यों छुपा रही है? अब आपकी गंदी हरकत को हमारे पर कोई असर ना होगा। हमारे को दिखाने की जरूरत ना है कि आपने हमारे से हमारे बींद को छीनकर हमारे को हरा दी हो, बल्कि अब तो मैं खुद ही पीछे हट गई हूँ। समझा लियो है मैंने अपने दिल को कि जिसे बचपन से माँ से भी बढ़कर मार दी हो, वही हमारी खुशियों की दुश्मन निकली तो किसी और को दोष देकर क्या हासिल होने वाला। पर आज भी मैं माताजी महाराज के शुक्रगुजार हूँ कि आज भी हमारे को आपके सामने नजर ना झुकानी पड़े, नजर आपकी झुक जावे हमारे सामने, और हमेशा आप ही की नजर झुकी रहेगी हमारे सामने। इसे कहे भगवान को इंसाफ। आप हमेशा इस बोझ में दबी रहेंगी कि आपने हमारे से हमारी खुशियां छीन ली है।
और मैं अपनी खुशियां खोकर भी शांति से जीऊंगी, आपका जीना दूभर होते देखने वास्ते। रुक्मी, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? कुछ ना। अरे बताओ ना मुझे। आप हमारे से वजह ना पूछो कुछ। बस ऐसे ही हमारा रोने का मन कर रहा है। अरे ये क्या बात हुई? रोने का मन कर रहा है? जरूर तुम्हें किसी ने कुछ ना कुछ कहा है ना रुक्मी? किसने? मासा, मोमल या फिर? अरे बताओ ना मुझे रुक्मी। तो ठीक है, मैं खुद ही जाके पूछ लेता हूँ। बस इसी वास्ते मैं आपको ना बताना चाहूंगी, क्योंकि आप चाहोगे और 4 बातें सुना दोगे उससे। गुस्सा मैं आपकी वजह से रोकर अपना मन भी हल्का ना कर सकूं, आपके साथ वजह बांट भी ना सकूं, क्योंकि आप उसे डांट दोगे, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ जाएंगे। रसाल ने कुछ कहा है? कहा ना, नहीं जाऊंगा उसे कुछ कहने। बताओ क्या हुआ? कुछ दिन पहले मैंने दादी साहब के कहने पर रसाल से बात न करने की कोशिश की थी। मैं अपनी बहन से कैसे बात न करती ठाकुर साहब? हमारे को चिंता है उसकी, पर उसका हमारे पर नाराज होना शायद उसके नजरिए से ठीक है। आखिर ना चाहते हुए भी मैंने उसके प्रीत को उससे छीना है, और इस बात के लिए शायद जिंदगी भर हमारे को उसके ताने सहने पड़ेंगे। काश हमारी आपसे मठ में दोबारा मुलाकात ना होती। अगर हमारी मठ में दोबारा मुलाकात ना होती ना, तो तुम जिंदगी भर के लिए मुझे सजा देकर चली गई होती, और मुझे तुमसे माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलता। ऐसा चाहती हो तुम? ऐसा कभी ना चाह सकूं। हमारे से हमारी बहन की नफरत भी ना सहन हो रही। रुक्मी, रसाल के अंदर जो बदलाव आ रहा है वो तुम नहीं देख पा रही, लेकिन मैंने देखा है। उस दिन रसाल को ये सब कहने के बाद मुझे कई बार मन हुआ कि मैं जाकर उससे बात करूं, उससे माफी मांग लूं, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि इस वक्त उसके अंदर जो बदलाव आया है ना, जो सोच पैदा हुई है, मैं खुद नहीं चाहता कि वो खत्म हो। मेरा विश्वास करो रुक्मी, मेरा दिल सिर्फ कह नहीं रहा है, बल्कि इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि अब बहुत जल्द रसाल के साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बस ये समझ लो कि जो हमारे चाहने से नहीं हुआ वो हकीकत में होने जा रहा है। तुम समझ रही हो ना मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं? हाँ ठाकुर साहब, जी आपको विश्वास है तो हमारे को भी आपके विश्वास पर विश्वास है। बस रुक्मी, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। मेरी चाय कहाँ? अभी लाती हूँ। अरे मोहन, अंदर आना। मुझे मेरे भाई साहब से बात करनी है अकेले में। हाँ तो करना, मैं वैसे भी चाय लेने वास्ते जा रही हूँ। आज फिर तुमने अपनी भाभी से ठीक से बात नहीं की?
भाई साहब, मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। चाहे कितने भी साल लग जाए, मैं रुक्मी को अपनी भाभी सा नहीं मानूंगी। मेरे लिए सिर्फ रसाल भाभी सा ही मेरी भाभी सा थी और आज भी है। अफसोस तो इस बात का है कि मुझे आपको ये बात याद दिलानी पड़ रही है कि रसाल भाभी सा आपके होने वाले बच्चे की माँ है। क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, जब रसाल भाभी सा ने विक्रम से शादी करने को मना किया था, तब आपने उन्हें अश्योर किया था कि आप उनके प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे। मगर मैं देख रही हूँ कि आपको रुक्मी से फुर्सत ही नहीं मिल रही। और रसाल भाभी सा वो नाउम्मीद हो चुकी हैं। उनमें जो बदलाव मैंने देखा है, उसे देखकर मुझे डर लगने लगा है। भाई साहब, प्लीज रुक्मी के बहकावे से बाहर निकलिए और रसाल भाभी सा के साथ थोड़ा समय बिताइए, बात कीजिए उनसे। she's really very hurt। आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब। एक मिनट कोमल, मैं तुमसे कई बार पहले भी कह चुका हूं, जब तक तुम रुक्मी को अपनी भाभी सा मानकर उसकी इज्जत नहीं करोगी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा और ना ही तुमसे कोई बात करूंगा, समझी तुम? भाई साहब, मैं भी आपसे तब तक बात नहीं करना चाहूंगी जब तक आप रसाल भाभीसा के साथ इंसाफ नहीं करते। पहली बात तो ये है, तुम्हें मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर तुम रुक्मी की बेइज्जती करती हो तो इनडायरेक्टली मेरी बेइज्जती कर रही हो। अब जाओ इनसे। किस बात से गुस्से हो मुमल? इस बात से जिससे ना तो फैमिली को परवाह होगी और ना आपको होगी दादी साहब। आई एम सॉरी दादी साहब, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। बहुत परेशान हूँ। ये हो गया है हमारे मुमल को। छोटी थी तो सबसे पहले हमारे पास आकर अपनी परेशानी बताती थी। अब तो तू सयानी हो गई है, ब्याह भी हो गया है थारा, फिर भी तू चाहे तो अपनी दादी सा को बता सकती है। शायद मैं थारी परेशानी दूर कर सकूं। ना भी बताना चाहे तो मैं थारे से पूछती हूं, पता क्या है थारी परेशानी? आई एम सॉरी दादी साहब, मैंने आपको हर्ट कर दिया ना। आई एम रियली वेरी सॉरी दादी साहब। अच्छा, अब बता। दादी साहब, भाईसा की याददाश्त चले जाने पर जब भाईसा ने रुक्मी को अपनाया था, तब सबने रसाल भाभीसा को अश्योर किया था कि एक ना एक दिन उनके साथ इंसाफ जरूर होगा। भाईसा का प्यार उन्हें जरूर वापस मिलेगा। पर अब तो लगता है जैसे सभी लोग इस बात को भुला चुके हैं। रसाल भाभीसा को एकदम अकेला कर छोड़ा है, जिसकी वजह से वो नाउम्मीद हो चुकी हैं। वो तो अब भाईसा की बात भी नहीं करना चाहती, बस अपने होने वाले बच्चे के साथ खुश रहने की बातें करती है। आपने कभी सोचा है दादी साहब, जब एक बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार नहीं मिलेगा तो क्या गुजरेगी उस बच्चे पर? जब उसे बड़ा होने पर पता चलेगा कि उसके माँ बाप एक साथ हैं ही नहीं। अब तो ऐसे लगता है जैसे रणवीर भाईसा को रसाल भाभीसा की परवाह ही नहीं, और जैसे रसाल भाभीसा भी हार मान चुकी है। दादी साहब, रसाल भाभीसा के सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है। अपने बींद के बगैर वो अपना जीवन कैसे काटेंगी? उन्होंने तो विक्रम से शादी करने से भी मना कर दिया है। मैं तो खुद चाहती थी कि वो विक्रम से शादी कर लेती तो उनके लिए अच्छा होता। मुमल, मैं तो समझी थी कि थारी अपनी कोई परेशानी है। रसाल को विक्रम से ब्याह करने की हित में तो मैं कभी भी ना थी। ये तो अच्छा हुआ कि विक्रम ही गांव छोड़कर चलो क्यों। रसाल ने विक्रम से ब्याह ना करने को फैसलो करके बहुत सही किया। रसाल को इंतजार करना होवे को, एक दिन उसे भी इंसाफ जरूर मिलेगा। कैसा इंसाफ दादी साहब? रणवीर भाईसा और रुक्मी तो खुश हैं और रसाल भाभी साहब
वो तो अपनी ही खुशियों का गला घोटकर जी रही हैं। भगवान ही जाने इतनी नाइंसाफी के बाद उन्हें कब और कैसे इंसाफ मिलेगा। विक्रम, थारी तबीयत तो ठीक है ना? तू दवाई तो समय पर खा रही हो ना? और भाभी सा को तंग तो ना कर रहे हो ना? अरे अरे अरे, मारे को भी तो बोलने दे। मैंने थारे को भाभी सा की शिकायत करने वास्ते फोन किया है। विक्रम, भाभी सा जो कर रही है वो ठीक कर रही है। उनके खिलाफ मैं थारी एक शिकायत ना सुनूंगी। थारे को मिर्ची वालों खानो तब तक ना मिलेगा जब तक आशु ना कहे, समझो? काहे समझू? अरे मैं खाने की शिकायत कर ही ना रहे हो। तो टाइम पास करने वास्ते मैं और भाभी सा ताश खेल रहे थे, जो तूने मारे को सिखायो। पर भाभी सा हमारे से खेल में चीटिंग कर रही है। अब तू फैसला करके बता कि मैं सही हूं या भाभी सा। अरे पर तू खेल कौन सा खेल रहा है? 3 पत्ती। देख, हमारे पास एक इक्का, बादशाह और गुलाम है, और भाभी सा के पास दूगी, तिग्गी और पंजो है। फिर भी वो हमारे से बोल रही है कि मैं जीत गई। अब ये चीटिंग ना हुई तो क्या हुआ? अरे पर रसाल, हमारे पास एक ही रंग के पत्ते हैं और हमारे पास इक्का, बादशाह और गुलाम है, सारे तस्वीर वाले पत्ते। भाभी सा को पत्तो बड़ो है, वो चीटिंग ना कर रही है। ले सुन ले। अरे पर जब तू हमारे साथ खेलती थी, ऐसे पत्ते आने पर तू हार जाया करती थी। अरे वो तो मैं थारे को खुश करने वास्ते जानबूझकर हार जाया करती थी, क्योंकि तू तब भी ऐसे ही जिद करता था। पर मैं तो थारे को इस खेल में यूं हरा दूं। ना ना रसाल, अब इस गलतफहमी में ना रहना। अब मैं इस खेल में चैंपियन हो गया हूँ। अच्छा, आ रही हूँ मैं कल सवेरे। हमारे साथ जीत कर तो दिखा। तू चैलेंज करे हमारे को? और ना तो के कल सवेरे पता चल जावेगो कि तू कितनो बड़ो चैंपियन है। चल ठीक है, तो कल इस बात का भी फैसला हो जावेगो। लागे सर? हाँ लग गई। जो तू बोले हमारे को वो मंजूर है। ठीक है, तो कल आऊं मैं थारे पास। ठीक है। चलो भाभी सा, फिर से खेलते हैं। ऐसा तो विक्रम ही कर सके। ताश ठीक से खेलनो भी ना आवे और शर्त भी लगावे। कल विक्रम ने ऐसा हराऊंगी कि वो भी याद रखेगा। सुरीली, अर्धे चाय गिर गई है, साफ कर दे। बिंदनी, जा तू रणवीर के वास्ते दूसरी चाय बना के ले आ। सुरीली, जाके जीजी ने बोल के ठाकुर साहब वास्ते दूसरी चाय बना ला। रसाल, मैंने थारे से कहो, तू काहे ना रणवीर के वास्ते दूसरी चाय बना कर ला सके है। वो कहे ना दादी साहब की ठाकुर साहब ने सिर्फ अपनी बींदनी के हाथ की बनी चाय भावे। रसाल, तू भी रणवीर की बिंदनी है। मुमल ठीक ही कह रही थी, घणो बदलाव आ गयो है रणवीर और रसाल में। अब मारे को ही कुछ करना पड़ेगा। एक रिश्तो तो टूट ही गयो है दीप को पद्मा से, अब मैं ये एक और रिश्तो टूटने ना दूंगी। कट्ठे रह जाओ, बैठ जाओ, कट्ठे। फोन भी बंद है, यो भी बस कर। अल्ले, अरे भांजे, तू घर में बम फोड़ के कट्ठे गायब तो, और थारो फोन भी बंद है भांजे। क्या इरादो है?
अकेले रहने का इरादा है। और क्या? और तू रह ना अकेला भांजे। कौन मना कर रहा है थारे को अकेला रहने के? पर मैं तो थारी बाट देख रहा था भांजे। सोच रहा था कि भांजा आएगा तो साथ में एक एक पैक लगाएंगे, और तू तो पहले से ही टल लिए। मामा साहब, आप हमारी कैपेसिटी जानते हो। अगर मैं पीऊं तो फिश की तरह पीऊं, मछली की तरह। मैं सुबह तक भी पीऊंगा ना तो भी मैं टल नहीं ना। अरे मैं थारी कैपेसिटी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं भांजे, पर अब तू नहीं पिएगा। अब पिएगा तो तू सुबह तक नहीं जागेगा, और नहीं जागेगा तो थारा पापा सा और माँ सा बहुत परेशान हो जाएगा। अरे भांजे, जब से तू गयो है ना, थारी माँ सा तड़प रही है। तड़प रही? हाँ, तड़प रही है भांजे। तो मामा साहब उन्हें तड़पने दो। तड़पने दो ना, हमारे को क्या करना है? अरे थारे को इतना सा करना है भांजे कि तू अपनी मासा के सामने जाके उनसे माफी मांग, बस। मैं जाके आपके जीजी से माफी मांगू? मैं? हाँ भांजे, जीजी ने जो थारे को कहो है, तूने भी तो जीजी को बहुत सुना है भांजे। देख, मैंने जीजी को बहुत मुश्किल से समझाया भांजे। तू चल और जाके माफी मांग ले। मैं प्रॉमिस किया अभी से। मामा साहब, आपने प्रॉमिस किया, आपने ना, तो आप ही जाओ, आप ही जाके माफी मांगो। मैं ना माफी मांगने वाला भांजे। मैं थारे ब्याह पे तो ऑलरेडी माफी मांग चुका हूँ, अब थारी बारी है। चल उठ। अरे मामा साहब छोड़ो मारे को। मैं वट्ठे नहीं जाने वाला माफी वाफी मांगने के लिए। वट्ठे जाऊंगा तो मासा फिर से अपने ब्याह का राग अलापना शुरू कर देगी। हमारे को नहीं चाहिए। वैसे मामा साहब, आप भी वट्ठे थे ना उस दिन जब मासा ने मारे से कहा था कि वो मारे का फोर्स ना करेगी दूसरे ब्याह कर। कहा था ना? कही होते कि ना? एक मिनट भांजे, मैंने सोचने दे। मामा साहब, कहा था कि ना? याद है भांजे। मामा साहब, हमारी माफी मांगने की बात छोड़ो और आप जाके अपनी जीजी को समझाओ। जाओ। अरे भांजे, इस वास्ते तो कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ तुम्हारे सामने याद दिलाऊं। बस तू जीजी से माफी मांग ले, उन्हें शांत कर दे। मामा साहब, जाते हो कि मैं बोतल फेंकूं? अरे भांजे, क्यों बोतल फेंक रहे हो? मैं जा रही हूँ। पर मैं एक पैक भी नहीं। पैक वैक कुछ ना मिलने वाला आपको। अरे आप अच्छे से जाओ। क्या कर रहे हो भांजे? जाओ। ओहो, माफी मंगवाने आए थे। मामा साहब का दिमाग खराब हो गया लगता है। क्या हुआ? क्या कहा दीप ने? वो आ रहा है ना माफी मांगने वास्ते। ये क्या कर रहा है तू? ये लो जीजी, लो जीजी, मारो मारो मने, और या कहावत सच कर दो, जिसका जूता उसी का सर। मारो। अरे ये बकवास कर रहा है तू सुमेर। बकवास नहीं कर रहा हूँ जीजी, आई एम शॉक्ड, शैटर्ड। जीजी, मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं आपसे दीप का युद्ध विराम करवाऊंगा, माफी भी मंगवाऊंगा, लेकिन इसका तो उल्टा हो गया जीजी। उसने तो मेरे को गली के कुत्ते की तरह धुतकार कर भगा दिया। अब क्या होगा सुमेर? अब क्या होएगा जीजी? काश हमने उसे बचपन से बिगाड़ा नहीं होता। काश हमने उसे अच्छे और बुरे का मतलब समझाया होता। सुमेर, तुम्हारे को हमारी गलतियां गिनाना बंद कर। तू तुम्हारे को ये बता कि अब क्या कर सके? करना क्या है जीजी? आज तक जो हमने उसे ढील दी है, उस पे लगाम लगानी पड़ेगी, और वो भी धीरे धीरे, ताकि उसको इस बात का अंदाजा हो जाए कि हमारे सपोर्ट के बिना वो कुछ नहीं कर सकता है। हेल्पलेस। ये देखो रुक्मी, दुनिया में कितनी खूबसूरत और सुंदर जगह हैं। बोलो, कहाँ चलोगी तुम? पर ये सब आप मारे को कहीं दिखा रहे हैं ठाकुर साहब? ये लो। अरे भाई, मैं टिकट बुक करवा रहा हूँ। हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, याद है ना? ना रणवीर, तू रुक्मी के साथ हनीमून पे ना जा सके,
क्योंकि मैं थारे को रसाल के साथ 4 धाम के दर्शन वास्ते भेजना चाहूँ।